स्त्री साथ में चलती है, तो वही जो है, जो स्त्री घर को इस तरह से सहेज करके चल रही, वही जोड़ने की और समूह को एक साथ बंधने की, राष्ट्र को एक साथ बंधने का संदेश जो है वो दे सकती हैं। बहुत सारी खूबियां हैं इनके व्यवहार में भी, बहुत अच्छी दोस्त हैं, आज तक इनके बहुत पुराने पुराने दोस्त भी इनके साथ लगातार बने हुए हैं, चल रहे हैं और कविताओं के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी कविताएं जो है निरंतरता में इनकी आ रही हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तबस्सुम जी को कि ऐसे ही रचती रहें, लिखती रहें, और इनकी सभी कहानियों से मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और सच्चा भक्त कहानी और मौत बे आवाज आती है, ये दो कहानियों ने मुझे बहुत ज्यादा झकझोरा है अंदर तक। और सच में ही इन दोनों कहानियों पर तो मेरी दिली इच्छा है कि शॉर्ट फिल्म सबसे पहले बननी चाहिए। इस दिशा में हम बिल्कुल अब अभी से ही प्रयासरत हो जाएंगे और इस दिशा में आगे सोचेंगे। समीक्षक बहुत अच्छी हैं तबस्सुम जी, बहुत अच्छी फिल्म समीक्षाएं भी करती हैं, और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र समूहों में इनकी फिल्म समीक्षाएं जो हैं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं, कमाल की समीक्षा लिखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पीआर हैं, तो उस कार्य को भी बड़ी ही दक्षता पूर्वक वो निरंतरता में निभाती हैं। ये इनकी खूबियां हैं। और अब हम चाहेंगे कि जब तक आदरणीय गिरीश पंकज सर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो तब तक डॉक्टर तबस्सुम जहां जी यदि अपनी बात भी रखें और साथ ही साथ कहानी का वाचन करें, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इरफान जी भी, फातिमा अहमद कह रही हैं कि मुझे हमेशा पसंद आती हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज। जी शुक्रिया मैम। रोहित मिश्रा जी कह रहे हैं अति मनमोहक। अखिल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत शुक्रिया अल्पना मैम। जी सभी लोग लगातार निरंतरता में जुड़े हैं। तो चलिए अब चलते हैं जो आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख चेहरा है जिनके बारे में इतनी देर से बात हो रही है। डॉक्टर तबस्सुम जहां जी को मैं अपने इस शेर के साथ आमंत्रण देना चाहूंगी कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, और चल पड़ी तन्हा भी कर तो कारवां हो जाऊंगी। बहुत बहुत क्या स्वागत और अभिनंदन क्या तबस्सुम जी। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। आदरणीय गिरीश पंकज सर, कल्पना जी, आनंद जी, और शायद थोड़ी देर में गिरीश पंकज जी जुड़ जाएंगे। इंदू जी, सबसे पहले तो मैं इंदू जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मंच उपलब्ध कराया कि उससे इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। हमेशा सहयोग करते हैं इंदू जी, कभी किसी काम को मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने हमें मना किया हो। हमने उससे कहा कि एक चर्चा रखी जाए तो वो सहर्ष तैयार हो गए और रूपरेखा बनाई। इतनी मेहनत करती है, पूरा समय हमारे साथ जुड़े रहती हैं इंदू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल्पना जी, आप तो मित्र हैं, तो आपके लिए तो कुछ नहीं कहूँगी, वो तो फिर कि भी मैं मित्र का सपोर्ट करूँगी, सब जानते हैं आपके बारे में। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर से मैं पहली बार दूसरी बार मुखातिब हुई हूँ। एक बार हम चर्चा में जुड़े थे तो वहाँ सर को सुनने का मौका मिला। सर के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जब मेरे मन में आया कि सर को लेना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं सर को फ़ोन करूँ। तो देखिए वही होता है ना, जो बड़प्पन होता है या जो फलदार वृक्ष होता है हमेशा झुकता है, और ये सर का बड़प्पन है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। सर से फ़ोन करने से पहले मैं भूमिकाएँ बाँध रही थी। सर को फ़ोन करूँगी, ये बोलूँगी, ये बोलूँगी, ये बोलूँगी, साहित्यकार हूँ ना, तो कुछ ना कुछ रचनात्मक बोलूँगी। लेकिन एक होता है ना कि जब आपके सामने ऐसा व्यक्तित्व हो, इतना सीधा, इतना सरल, तो आप भी एकदम सरल बन जाते हो। आपकी जो कपटता है ना, वो सब कहीं एक तरफ हो जाती है। मैंने सर को फ़ोन किया और जो मैं सोच के बैठी थी, ये बोलना है, जैसे मैंने सर की आवाज़ सुनी और मैं खुद सरलता के सामने मैं खुद सरल हो गई। और मैं इतना ही कह पाई कि सर आपसे एक स्वार्थ है। और सर मेरी बात सुन के बहुत ज़ोर से हँसे और कहा कि ठीक है, आप बताइए आपका क्या स्वार्थ है। तो मैंने अपनी बात रखी। तो सर मैं सहज सहज ही स्वीकार कर लिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने अच्छे से सर, जितनी बारीकी से आपने समीक्षाएं की है, ये आपका बड़प्पन है। जैसे मैं कहानीकार हूँ सर, मैं भी जानती हूँ मेरी कहानी में क्या क्या कमियाँ हैं। मैं खुले मन से स्वीकार करती हूँ। मेरी जो अंत की कहानी है, बाद की कहानी है, उसमें कहानी तत्वों का अभाव है, मुझे पता है सर, और भविष्य में मैं उसे दूर करूँगी। लेकिन सर फिर भी आपने अपना बड़प्पन दिखाया और मेरे कहानी पर जितने खूबसूरती से बात की और जो एक एक पक्ष रखा,
तो मुझे लगता है कि मुझे आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कहानियों पर। आपका आशीर्वाद मिला सर। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं सर को कहानी पसंद आएँगी या नहीं आएँगी, लेकिन आपको पसंद आई, आपका आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने जिन-जिन पत्रिकाओं का उल्लेख किया कि मैंने ये पत्रिकाएँ पढ़ी हैं, सर मैं आपको बताऊँ कि उन पत्रिकाओं की मैं भी पाठक रही हूँ। खासकर तारिका, जो कमलेश्वर जी के कार्यकाल में निकलती थी, वो भी मैं पढ़ती थी, मनोहर कहानियाँ। उसके अलावा जितनी भी पत्रिकाएँ थी सर, मैं नियमित पाठक रही थी और फिर रिसर्च के दौरान मैंने वो सारी पत्रिकाएँ पढ़ी। तो आप अकेले नहीं हैं सर, मैं भी आपके साथ हूँ। और अल्पना जी, मैं आपको बताऊँ कि एक कहानीकार के रूप में मैंने जो वो ये कि कहानियाँ अगर आप आँख उठा के देखेंगे ना अपने आस-पास, कहानियाँ बिखरी हुई हैं। हर इंसान के पास अपनी कहानी है। आप बाहर निकलिएगा, चौकीदार, रिक्शे वाला, चाय वाला, है ना? भिखारी, दुकानदार, सब्जी वाला, कितने ही लोग हैं जो अपने भीतर कहानियाँ समेट कर चल रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपकी क्या कहानी है, तो वो 10-20 कहानियाँ तो आपको तुरंत सुना देंगे, मेरी ये कहानी है, ये कहानी है। बस क्या है, उनके अंदर एक लिखने का अभाव है। अगर उन्हें लेखनी मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो हमसे बेहतर कहानियाँ कह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। और बिल्कुल। कहानीकार ही नहीं, साहित्यकार का एक उत्तरदायित्व होता है। आपकी लेखनी में बहुत क्षमता है, आप क्या लिख रहे हैं और वो समाज पर कैसा असर डालती है। तो सिर्फ कुछ भी लिख देना कहानी नहीं होता, उसमें मैसेज होना चाहिए अच्छा सा। लोगों के मर्म पे वो चोट करे और विपरीत लिखिए आप, धारा के विपरीत लिखिए। आजकल तो लोग कम ही हैं ऐसे जो धारा के विपरीत लिखते हैं। ज़्यादातर लोग अपना फ़ायदे के लिए बह चलते हैं जहाँ हवा बह रही है, जहाँ धारा बह रही है। तो मैं खुद को मैंने ठाना है कि नहीं, हमेशा विपरीत लिखना है। बेशक आपको गालियाँ पड़े, बेशक आपकी आलोचना हो, बेशक आपको लोग बुरा माने, लेकिन जो आपको बात कहनी है, वो कहनी है। और अपने कहानी संग्रह की मैं आपको बताऊँ, जब मैंने पहली लघु कथा लिखी थी, वो थी औलाद का सुख, जो कि मुस्लिम परिवेश पर आधारित थी। बहुत छोटी सी लघु कथा है और वो कहानी जब मैंने फेसबुक पे डाली, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा इनबॉक्स भर गया गाली गलौज से। हम्म। मैं डर गई क्योंकि पहला ही लेखन और उसमें इतनी सारी गालियाँ मिलना, और अपने समुदाय से, अपने समुदाय समझ के सकते। लोगों ने जी। तरह तरह की बात की कि तुम्हें हम ही लोग मिले थे लिखने के लिए, हम तो वैसे इतने दबे कुचले लोग हैं, तो तुम हम पे क्यों लिख रही हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सफाई कर रही हूँ थोड़ी सी, तो सफाई का काम पहले तो अपने घर से होगा ना, बाद में बाहर जाऊंगी। क्या बात। बिल्कुल। तो हम्म। मैं सच बता रही हूँ कि जितनी गालियाँ मुझे मिली है ना, जितनी आलोचनाएं मुझे हुई है, कोई और होता ना तो शायद कलम एक तरफ रख देता या बह जाता, लेकिन हम सपोर्ट में करते हैं, थोड़ा सा अच्छाइयाँ हम्म। दिखाते हैं। हाजरा का हम्म। बुर्का लिखना आसान नहीं था। कितने हाँ। लोग मुझसे नाराज हो गए, कितने लोगों ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। मेरे अपने जो स्कूल की फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि विषय तो अच्छा है, लेकिन ये तुमने अच्छा ये तुमने अच्छा नहीं किया, इससे बुरखे की तुमने बेअदबी भी की। बुरखे में वो लड़की हम्म। भाग जाती है, बताइए लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम बुरखे में ये सब करते हैं। मैंने कहा आप लोग ये सब हम्म। नहीं करते, हाजरा ने किया। और हाजरा आपने नहीं किया, हाजरा ने किया है। ये जितनी गालियाँ हम्म। पढ़नी चाहिए हाजरा को पढ़नी चाहिए। आप तो बहुत हम्म। अच्छे हो, अदब हम्म। करते हो, बुरखे का पाँच वक्त की नमाज लो, आपको थोड़ी कहा है। हाजरा को हाँ। गाली दो जितना गाली देंगे, मुझे भी मत दो, हाजरा को हाँ। दो। हम्म। तो एक ने ये कहा कि कहानी तो ठीक है, लेकिन हम्म। लास्ट में जो हिंदू लड़की के साथ भागती है ना वो, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें मुस्लिम लड़के के साथ भगाना चाहिए था। तो मैंने कहा भाई भगाया भी, मतलब भगाऊं भी तो मुस्लिम लड़के के साथ। हम्म। तो ये वाली बात, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, खुले मन से थे काफी लोगों ने मेरे किताब भी खरीदे, जो मेरे अपने लोग थे। उन्हें ये विषय बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, अगर मैं हिंदू लड़की की जगह मुस्लिम लड़की का दिखाती, शायद थोड़ी सी उन्हें संतुष्टि मिलती, थोड़ी सी संतुष्टि मिलती। हाँ। फिर बुरखा बुरखा जो उस हम्म। पे लगा है, टाइटल बुरखा ढीला है, तो हम्म। अब सोच के देखिए बुरखा क्या है। मतलब जहाँ हम बुरखे की बात करते हैं, हम ऐसा एकदम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, या ऐसा हम सोच लेते हैं कि एक महिला
बिल्कुल जंजीरों में बुरखे में और जंजीरों में जकड़ी बैठी है, बिल्कुल, हम्म कि वो बुरखा है तो हम्म मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। अरे भाई बुरखा तो शरीर पे है, कोई दिमाग पे थोड़ी है बुरखा, विचार क्या थोड़ी बात बांध दिए हैं बुरखे में, क्या बात कोई है। हाँ। भावनाएं थोड़ी बांध दी है बुरखे में। हम्म हाजरा है, बुरखा इसलिए पहनती है क्योंकि उसे कंफर्टेबल लगता है, उसका शरीर ऐसा हम्म। नहीं है। इस समाज में जो एक शरीर, एक स्त्री को एक गर्व दिया है ना, कि जो मतलब मॉडल है वो 0 फिगर होनी चाहिए, जो किसी और फील्ड में तो उनका ये होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी देह होनी चाहिए, छरहरी रहे उसकी देह होनी चाहिए। होने चाहिए। तो तो उस आंकड़े उस में आंकड़े में मेरी आवाज कैसी हो मेरी रही आवाज कैसे हो रही है? नहीं आ रही। अ, अ, इंदु जी शायद इंदु जी शायद हाँ आ आप रही है आ रही है आ रही है। आप वो माइक म्यूट कर माइक दीजिए। म्यूट कर दीजिए। तो हाँ, सब लोग माइक म्यूट कर, तबस्सुम जी के अलावा सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो वो बहुत कमजोर लड़की है, उसे अपने शरीर से भी लड़ना है। तो उसने क्या किया है, बुरखा उसने बहुत खुशी से नहीं पहना, उसने अपने शरीर को ढकने के लिए पहन लिया है। लेकिन जो उसकी विचारधारा है, जो उसका जो भावनाएं है, जो उसका जो सोच है, वो बुरखा नहीं दबा पाया उसे। और ये बात फैक्ट है, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहती हूँ कि आजकल जो बुरखे को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि बुरखा बहुत पिछली सोच का एक सिंबल है, नहीं, बुरखा पिछली सोच का सिंबल नहीं है, बुरखा सिर्फ शरीर ढकता है आपका। और आजकल की जो महिलाएं हैं, आजकल के छोटे बच्चे अपने कंफर्ट के लिए बुर्का पहन रही है, शायद वो ज्यादा कंफर्ट फील करती हैं बुर्के में। मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे कंफर्ट फील कर रही है, लेकिन ऐसे में क्यों पढ़ नहीं रही है। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, लड़कियां कितनी एजुकेशन ले रही हैं, डॉक्टर्स है, वकील है, मतलब किस फील्ड में बुरके वालियां नहीं है। लेकिन एक समाज हम्म की सोच बन गई है कि बुरका है तो मतलब बहुत ही दफिया मुश्किल। हाजरा है, वो एक तो शरीर उनका वैसा है, प्लस गरीब है, वो कहाँ कहाँ से नए सूट लाएंगे पहनने के लिए। जब मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई थी, अरे नए सूट कहाँ से आएंगे, उस वक्त इतना मतलब घर के हालात अच्छे नहीं थे। तो मेरे दिमाग में आता था कि काश कोई ड्रेस कोड होता तो मैं रोज रोज वो सूट और मैचिंग के सूट और वो मैचिंग के चप्पल और वो मैचिंग के बुंदे पहनने के तक जाती हूँ। इन चीजों में बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो हम्म सिर्फ बुर्का बुराई का या एक दबिश का प्रतीक नहीं है, बुर्का कंफर्ट का भी प्रतीक है। आप उन लोगों से पूछिए जो बुर्का पहनते हैं, ये जो गाँव देहात में घूमघट करते हैं, हमेशा हर चीज में बुराई नहीं होती, कुछ चीजें में अच्छाई भी होती है। बुर्का पहन के हाजरा आती थी, लेकिन हाँ, ये सच्ची कहानी है, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इतने बारीकी से लिख पाई। वो महिला बुर्का पहनकर आती थी, एक तो उनका शरीर वैसा नहीं था, प्लस भावनाएं थी। काफी लोगों ने कहा कि भाई हिंदू लड़के ने प्रेम क्यों किया, तो कर लेते ना कोई मुस्लिम लड़का प्रेम, क्यों आपको कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करी थी, क्यों मुस्लिम लड़के आगे नहीं आए। और मोहल्ले का कोई लड़का रहा होगा जो उसके आसपास पड़ोस में रहता होगा, उन्होंने कहीं बिना शरीर बिना वस्त्र के देखा होगा, मतलब बिना बुर्के के छत पे देखा होगा, गली में दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा होगा, या किसी मोहल्लेदारी होती जाते भी है घर में देखा होगा। वो प्रेम किया, वो प्रेम भी ऐसा वैसा प्रेम नहीं, बहुत आर्थिक प्रेम किया, अपनाया उसे। तो प्रेम हम्म तो प्रेम होता है, प्रेम धर्म और जात पात कहाँ देखता है, देह भी नहीं देखता प्रेम। हाँ फिर दूसरा सही ये बात। कि एक जगह मुझे मेरी बहुत आलोचना हुई कि एक तो बकरी में दिखा रही है, प्लस आप उन्हें 2 पीस में दिखा रही है, खाली 2 अंतर वस्त्र पहन रखे हैं। वो 2 अंतर वस्त्र वाली घटना तो मैंने इसलिए डाली कि उनके बॉडी को पता कैसे चलेगा कि वो मतलब इस तरह की है, हाँ शरीर उनका ढांचे की तरह है। तो वो दिखाना जरूरी था। और वो जो दृश्य जो क्रिएट होता है, उसमें सिर्फ लेखिका है और वो महिला है, वो जो हाजरा है। अगर इसी हाजरा को लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, अगर मैं इसी हाजरा को बहुत बोल्ड दिखा देती तो शायद ये मेरी कहानी किसी बहुत बड़ी पत्रिका में छाप आ जाती। जी तो जैसे हम जानते हैं ना, बिल्कुल। हर पत्रिकाओं का अलग अलग टेस्ट होता है। जी बिल्कुल हम्म बिल्कुल। तो कितने ही लोगों ने मुझसे संपर्क खत्म कर लिया और हाजरा की वजह से, कोई नहीं, मैं ऐसी कहानी लिखती रहूंगी क्योंकि ये भी समाज की सच्चाई है। रही बात मौत बेआवाज आती है, जब ये घटना हुई औरंगाबाद में तो सबके मतलब सब एकदम चौंक गए कि आखिर क्या हुआ। 16 व्यक्ति थे, क्या हम्म क्या बातें हुई मीडिया में, किसी ने कहा सामूहिक आत्महत्या है ये, तो बड़ा मन को
कष्ट हुआ क्या, सामूहिक आत्महत्या 16 के 16 लोग, किसी एक ने तो विरोध किया होगा ना। तो मैंने सोचा कि अगर उस मजदूर की जगह मैं होती तो कैसा परिदृश्य होता, तो मैं खुद को वहां उस घटनास्थल पर लेकर गई। आप देखिए, कभी ट्रेन में सफर कीजिए, जब रात होती है ना, तो खिड़की से आप बाहर देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक काली दीवार नजर आती है। और वो लोग 6 लोग जब जाते हैं तो सुबह को निकलते हैं, और जब धीरे धीरे शाम के बाद रात होने लगती है तो कुछ सुझाई नहीं देता उन्हें। आप सड़क पे जाइए तो फिर भी स्ट्रीट लाइट होगी, वहां पर दिख जाता है, दुकानें होंगी, इक्का दुक्का कहीं कहीं बीच बीच में दुकानें होती हैं। लेकिन जहाँ पर ट्रेन जहाँ जहाँ से जाती है, दलदल भी होती है, जंगल भी होते हैं, बियाबान होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, खाइयाँ होती हैं, और सिर्फ एक काली चादर। और वो जा रहे हैं, जब सूरज डूब जाते हैं तो उनके होश खराब हो जाते हैं कि अरे अब तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा, रात का बंदा सुझाई नहीं दे रहा। क्या करते हैं, पटली के बराबर में टटोल के बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कहाँ बैठे होंगे, बियाबान है, हजार तरह की वहाँ शय होंगे, वहाँ कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप बिच्छू भी होंगे, और भी बहुत सी चीजें होंगी। तो कोशिश करते हैं वहां सोने की, लेकिन नहीं सो पाते, और जाते हैं वहां पर 3 लोग वहां जाकर लेट जाते हैं, और जो 2 बचते हैं वो भी बाद में लेते हैं कि भाई आपको कोई मतलब हमें लग नहीं रहा तो ट्रेन आएगी, लेट जाते हैं, जी और जी। बाद में सुबह फजर के वक्त वो ट्रेन आती है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी, मैं कहूँ तो सत्यता के ज्यादा करीब है, बकायदा इस बात से कि उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की। लोग कहते हैं अरे पटरी पे जाके क्यों लेट गए, देखिए ये कारण था। पहले तो साइड में लेटे थे, साइड में लेटे, कीड़े वड़े ने काटा होगा या कुछ हुआ होगा, उन्हें तो कुछ नहीं पता लग रहा कि कहाँ लेटे हैं वो। फिर वो पटरी पे जाके लेटे हैं, और एकदम नहीं लेटे, जब सूरज निकलने लगा, पक्षियों की चहचहाट होने लगी, तब जाके लेता है एक व्यक्ति, और सो गया है, और तब आई है मालगाड़ी। और इस कहानी को जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं बिल्कुल, तो वो कैसा परिदृश्य वहां पर रहा होगा। कहानी लिखने से पहले मैंने सोचा ईश्वर कम से कम मुझसे कुछ ऐसा लिखा कि सत्यता के करीब हो, वो ऐसा ना लगे कि वो नाच के तब ना लगे। जी सर। हाँ, 1 मिनट है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, पता नहीं आपने उसमें कहानी में ध्यान नहीं आ रहा कि आपने इसका जिक्र किया कि नहीं। देखिए, पूरे भारत को पता था कि रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, ये जी जी बेचारे जी मजदूर थे, ये तो मजदूर थे बेचारे, तो जी मालगाड़ियां चल रही थी। दुर्भाग्य तो सबसे ये, क्योंकि जो आपका दर्द है ये मेरा भी दर्द है। बहुत लोगों ने कहा कि अरे पागल थे, बेवकूफ थे, उन्हें पटरी पे कोई लेटता है, पर उन्हें ये नहीं पता था भैया कि पूरा भारत को ये पता था कि ट्रेनें नहीं चल रही। जी जी, आगे बात जी कीजिए। जी जी, जी जी स्वागत जी। है। जी और तो खैर वो कहानी मैंने लिखी, और मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को सुनाई। मैं जो भी कुछ लिखती थी सबसे पहले लघु कथा या कहानी मैं अपने हस्बैंड को सुनाती थी, तो मुझसे, मैं तो लिखती थी, लिख लिख के रोती थी, पढ़ के वो तो सुन के रोने लगते थे, तो बस उनके आंसू पे पहुंचने पड़ते थे मुझे, तुम्हें रो मत, देखो अरे अगली कहानी थोड़ा सा अच्छी लिखेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रुलाया, सच कहूँ तो। तीसरी कहानी अपने अपने दायरे, मेरी अध्यापिका मिसेस गिल, जो कि जब अभी पुस्तक का विमोचन हुआ था प्रगति मैदान में, तो मिस्टर एंड मिसेस आई गिल थी। बकायदा मुझे आशीर्वाद देने आए मुझे। तो मिसेस गिल हेल्प करने गई थी अपने स्टूडेंट की, और उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि बैंक गई थी मैं, और वहाँ 20 गोले बने हुए थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, सिर्फ इतनी ही बात मुझे उन्होंने बताई। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इन गोलों के जरिए क्यों ना मैं उनका पूरे जीवन को उतारूं। अब मैं जब लिखने बैठी तो ख्याल आते गए आते गए आते गए। जो गोला तंग है वो, क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा है, युवा हो गया है, वो तंग गोला है, दम घुस रहा है उनका, तो वो तंग गोला मैंने दिखा दिया। जहाँ वो बच्चे जब हो जाते तो वो एक गोले पे 2-3 लकीरें हैं, वो लकीरें एक्चुअली बच्चे हैं, वो क्या एक गोले पे खड़ी होती है तो वो एकदम छाया पड़ती है पेड़ की, वो पेड़ में ही एक्चुअली पति की छाया पड़ रही है। तो मैंने बड़ा बारीकी से एक एक करके, चलिए पूरा जीवन आना चाहिए उसमें, और एक एक करके पड़ाव पार होना चाहिए। क्या गुरु दक्षिणा, ये भी एक रियलिटी बेस्ड कहानी है। और इस कहानी को देखिए, विभाग में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ मातृवत व्यवहार करते हैं, कुछ दुख होते हैं, तो ये रही होंगी कोई अपने काल में। और ये जब मैंने कहानी लिखी तो जिसके ऊपर ये घटना घटी, वो उसको मैंने वो कहानी सुनाई तो वो रोने लगी। वो इसलिए रोने लगी क्योंकि उन्होंने अपना बेबी खोया था। तो जब मैंने उन्हें वो कहानी सुनाई तो सिर्फ वहीं तक वो कहानी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं,
ये तो अन्याय होगा इनके साथ। इन्हें क्या मिला, नमिता को क्या मिला? उन्होंने तो सिर्फ खोया ही खोया है। तो लास्ट में मैंने एंड बढ़ा दिया थोड़ा, मैंने कहा नहीं, मैं इन्हें हीरो बनाती हूँ, हीरोइन बनाती हूँ, और उन्हें ऐसी स्त्री बनाती हूँ जिसने अपने बच्चा खोया है, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमा की भावना है कि वो अपने बच्चे के हत्यारे को भी क्षमा कर देती है। क्या बात, क्या बात। एक कहानी है भूख बनाम साहित्य, और हाँ। ये जब मैंने कहानी लिखी तो विभाग के लोग नाराज हो गए। मतलब जिस विभाग से मैंने नाराजगियों कहानी का लिखी, तो शुरू से ही दौर चला विभाग है। विभाग के वो विभाग के लोग नाराज हो गए मुझसे, काफी हाँ। नाराज रहे। नाराजगियां मैंने बहुत झेली हैं और आज भी झेल रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो गाली है, गाली है, और ये जो नाराजगी है, एक्चुअली ये कहानियां बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जब तक कहानी मर्म पे चोट ना करे, जब तक हाँ, कहानी झुंझलाहट दिलबिलाए पैदा ना नहीं। करे, हाँ। दिलबिलाहट पैदा ना करे, और प्रेम ना जगाए, आपको अच्छा ना बनाए, तब तक क्या सार्थकता किसी कहानी की या किसी रचना की? बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय गिरीश पंकज जी नहीं है, और शायद जुड़ेंगे, इंदु जी जुड़ेंगे वो। कह तो रहे थे, मैसेज था उनका कि अब जुड़ूंगा, लेकिन तो पता नहीं 1.25 घंटे हो गए, अब क्या ही जुड़ेंगे और समय कब हो जुड़ेंगे। गया है काफी। हाँ। तो उनका एक उपन्यास है, एक गाय की आत्मकथा, और इतना अच्छा उपन्यास है वो कि जब उस उपन्यास को एक व्यक्ति ने पढ़ा जो कि मुस्लिम था, इतना प्रभावित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कि उसने आजीवन गायों की सेवा करने का प्रण लिया और घर से निकल गया, और क्या आज बात है, तक वो क्या बात गायों की सेवा कर रहा है। मतलब क्या साहित्य बात। तो आपको परावर्तित कर दे, परिवर्तन लाता है आपके। तो मेरा बिल्कुल। मानना ये है कि अगर मेरी कहानियां पढ़कर एक व्यक्ति भी अच्छा बनता है तो मेरे लिखने की सार्थकता है। क्या बात कर रहे और यही बहुत यही बढ़िया, बात बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूंगी सच्चा भक्त पर। ये सच्चा भक्त से कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटी थी तो मेरे सिस्टर की शादी थी, और शादी जिस दिन शादी थी उस दिन ही वहाँ के जो मुखिया थे वो बीमार पड़े हुए थे, और पता चला कि बारात आई ही है और वो एक्सपायर हो गए। लेकिन उस घर के लोगों ने बिल्कुल भी हमें फील नहीं होने दिया, हमारे घर वालों को, कि वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि गड़मान में रहते थे, और जैसे ही पता चलता सब लोग पहुंच जाता, पूरे गांव वहां पहुंच जाता लेकर। तो वो घटना को लेके मैंने, अब सिर्फ वो घटना तो काफी नहीं थी, उस घटना को कैसे रंग दिया जाए जो समाज थोड़ा सा अच्छा बने, तो इसलिए मैंने सांप्रदायिक सौहार्द से उस कहानी को जोड़ा। एक को पंडित बनाया, अपनी फैमिली को मैंने दर्जी बना दिया, क्या बात। और कहानी का ताना बाना बुना मैंने। बाकी पानी और आसमान, मैं बचपन में पानी से बहुत डरती थी। जहाँ कहीं गड्ढों में पानी भर जाता था, मुझे लगता था, आज भी मुझे लगता है मैं गिर पड़ूंगी उसके अंदर, मुझे तो भी। डूब जाऊंगी। वो देखो ना, प्रतिदिन दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं डूब जाऊंगी उसके अंदर। तो वो मेरी सिस्टर थी और मैं थी, तो हम लोगों का संवाद था उस वक्त, तो बचपने का संवाद रहा होगा, लेकिन वो फिर कैसे पेश करना है, तो थोड़ा सा कवित्री हो तो बन जाते, निकल जाते हैं शब्द अपने आप ही। प्रेम और क्या बात। समर्पण, हालांकि कहानी कम भाव ज्यादा नहीं है, तो ये भी किसी की कहानी है, मेरी तो नहीं, किसी और की कहानी है। तो ये है कि फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको प्यार होता है, और प्यार वो आपको किस अंजाम तक ले जाता है। बेहतर यही है कि आप स्ट्रॉन्ग बने और इन चीजों से दूर रहकर अपने आत्म विकास की ओर ध्यान दें। कला और भी एक कहानी, आप देखिए सर मैम, कि जब हम कहीं रेड पे जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे कलाबाजी खा रही होती है, एक स्त्री वहां बैठी हुई ढोलक बजा रही होगी, बच्चे रिंग लेके कलाबाजी देखी है मैंने कितनी बार। तो वहाँ को लेके मैंने वो कहानी रखी, और एक क्योंकि बंजारे थे वो लोग, तो वही एकदम कच्चे छोटे बांधे हुए रंग बिरंगी, और छोटी सी लड़की है, बड़ी प्यारी सी, काली सी, और तेल लगा हुआ है, और वो कैसे कलाबाजियां खा रही है। कलाबाजी खा रही है क्योंकि आत्मसम्मान बाकी है, क्या बात इसलिए है, क्या कलाबाजी बात। खा रही है सड़क पर। क्या बात। आत्मसम्मान नहीं होता तो कहीं शायद भीख मांग रही होती बाकी लोगों की तरह। ये क्या छोटे कहें। छोटे बच्चे देखते हैं ना, हम्म। आत्मसम्मान जिंदा है। हम ज्ञान तो बहुत सारा देते हैं कि अरे क्यों भीख मांग रही है, या क्यों नाटक कर रही है, तमाशे कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि कितने स्वाभिमानी है वो लोग। इतनी छोटी छोटी बच्ची के अंदर स्वाभिमान, अपने क्या माता बात। पिता के प्रति, अपनी कला के प्रति।
चाहते तो कुछ चेंज कर सकते थे, कहीं भी लग सकते थे, लेकिन फिर भी स्वाभिमान उनके अंदर जिंदा है। शहर वापसी, मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई तुम सब विषय पे कहानी लिख रहे हो, तो जो यहाँ से गए हैं और वहां जाके जो पीड़ा भोगी है, हालांकि बहुत छोटी सी कहानी है, उसके बारे में लिखो। वहां जाते हैं, बड़ा अभी पांचों मजदूर जो थे किसी तरह शहर अपने गांव पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह करते। वहां जो इनके साथ त्रासदी होती, जो उनका परिवार उनकी आय पर डिपेंड है, जो उनकी मजदूरी पर डिपेंड है, वो वहां जाके देखते कि वो तो यहाँ पर भी परेशान हो रहा है। जिस कोरोना के डर से हम शहर से गांव भागे हैं, कोरोना तो वहां पर भी पहुंच गया। कोरोना पहुंच गया, प्लस वहाँ भूख, प्लस वहाँ माता पिता परिवार उनकी दयनीय दशा, तो क्या करें, सब भाग कर आए हैं वापस। यहाँ से प्रण करके गए थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे क्षीर सागर वो शेषनाग अपना ये कर दे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा जी। लेकिन गए और वापस आना पड़ा। देखते हैं माता पिता की हालत, घर की हालत, रुक ही नहीं सकता मजदूर। मजदूर की ये एक विसंगति है कि वो अपने घर में टिक ही नहीं सकता, अभिषिक्त होता है मजदूर घर से दूर रहने के लिए। तो यही सब ताना बाना लेके मैंने अपना कहानी संग्रह हाजरा कपूर का झूला है जुड़ा, और इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्पना जी की और आनंद शर्मा जी की, जिन्होंने मुझे पूरा पूरा सहयोग दिया इसके प्रूफ से लेकर। इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए जाते हैं इस किताब के लिए, हमेशा मेरे लिए तत्पर रहे आनंद शर्मा जी और अल्पना जी। मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, पता है क्या सर, पता है लोग मुझसे डरते हैं, वो ये मतलब इसलिए भी डरते हैं कि भाई कभी तुमको नाराज मत करो, कभी तुम नाराज होंगे तो वो जो घटना हुई है उसकी तो एक कहानी हमें भेज दो। तो मैंने किया भी है, जैसे कि मैं नाराज हो जाती हूँ ना, तो उसी घटना की एक छोटी सी कहानी बना के मैं उसे भेज देती हूँ। क्या बात है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी जो इस पुस्तक प्रक्रिया में जिन्होंने भूमिका लिखी, आदरणीय तेजेंद्र शर्मा सर। सबसे पहले तो प्रताप सहगल सर, जिन्होंने फ्लैप लिखा है, और वो किसी वजह से फ्लैप आगे पीछे बैक कवर की जगह पीछे छप गया है, लेकिन अगले जो इसका अंक आएगा तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो पीछे ही आए। तेजेंद्र सर ने मुझे बहुत, हाँ तेजेंद्र सर ने मुझे बहुत पिता तुल्य मुझे प्रेम दिया है और हमेशा मुझे सहयोग दिया है। मैं उन्हें अब्बू सर बोलती हूँ प्रेम से। उसके बाद गिरीश पंकज जी, गिरीश पंकज जी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरी पहली लघु कथा को सद्भावना दर्पण में स्थान दिया। 2013 की बात है, मेरा कविता प्रोग्राम था प्रगति मैदान के साहित्यिक मंच पे, तो तब मेरी गिरीश पंकज जी से भेंट हुई और मैं कुछ लिखती नहीं थी, सिर्फ एक कविता लिखती थी जो कि उसमें एक पत्रिका में छपी और हमें बुला लिया वहाँ पर कविता प्रोग्राम के लिए। तो जब पंकज जी ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि तबस्सुम के अंदर प्रतिभा है और उसे मंच मिलना ही चाहिए, तो जो मंच दिया मुझे पहली बार वो गिरीश पंकज जी ने ही दिया। कहानी लेखन की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले कविता करती थी, मैंने एक बड़ी उल्टी सीधी सी कविता करके बहुत बड़ी सी मैंने गिरीश सर को भेज दी। गिरीश सर को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ये कविता नहीं है, तुम इसको कहानी बनाओ। मैंने कहा सर कैसे कहानी बनाओ? कहते प्लॉट करो, प्लॉट बनाओ, चरित्र बनाओ, उनके संवाद लिखो, ऐसे ऐसे करो। वो समय था अल्पना जी कि मैंने जो पहली लघु कथा थी औलाद का चित्र, वो मैंने लिखी और वो मैंने उनकी पत्रिका में छपाई। मुझे याद नहीं आता कि गिरीश पंकज जी ने आज तक के मेरी किसी रचना को मतलब मैं भेजा है और उन्हें ना छापा हो या ना करा हो। मेरे सबसे बड़ा सौभाग्य कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। पंकज जी हैं, वो तेजेंद्र शर्मा सर हैं, प्रताप सहगल सर हैं, या यशपाल सर हैं। यशपाल सर भी मेरे गुरु हैं। इसमें जितने भी ये अपने अपने दायरे में जो पंजाबी यूज हुई है ना, तो मुझे यशपाल सर ने ही मेरा ध्यान वहाँ केंद्रित कराया कि अगर ऐसे देख लो इसके संवाद हमें ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि वो टूटी फूटी पंजाबी थी। तो फिर मैंने आनंद शर्मा जी को बोला तो उन्होंने वो पंजाब के मतलब कुछ जानने वाले हैं वो, तो उन्होंने ठीक करवाई उसकी। तो काफी लोगों ने मेरी इस किताब में सहायता की और काफी लोगों ने मुझे गढ़ा। मैं भी अनगढ़ मट्टी थी अपने झूठा ईश्वर के वो मूर्ति सदानंद है ना, मैं उसकी तरह ही थी। मुझे गुरुओं ने गढ़ के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी गुरुओं की और अपने जो मेरे मित्र हैं जो मुझे सहयोग करते हैं।
हाँ, प्रतिभा मैम का नाम रह गया है, यशपाल चंद्र प्रतिभा मैम, एनसीईआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर लाल चंद्रान, कमलेश भारती जी, हिंदी हमारे जामिया हिंदी विभाग के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं जेएमयू की, और पूर्व एचओडी रही हैं हाँ प्रोफेसर इंदु वीरेंद्र जी, इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। तो इन सब का सहयोग, इन सब का प्रेम, इन सब का जो एक छाया है, वो सब मिलाकर किताब तैयार हुई हाजरा कभी का। क्या बात है तरस। और बहुत मैं बढ़िया, चाहती बहुत हूँ बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि मुझे और गालियाँ पड़े, मैं और लिखूँ, मैं और गालियाँ पड़े, और आलोचनाएं हो, ताकि मैं और अच्छा साहित्य लिख सकूँ। प्रशंसा होने क्या बात। लगेगी तो फिर हम तो खत्म ही हो जाएंगे जी। प्रशंसा से हाँ, इंसान आगे नहीं बढ़ता। प्रशंसा तो कान विरोध में से कह दी आगे जाती है बढ़ता है, कुत्ते से, बिल्कुल। रोज से आगे बढ़ता है। कितनी ही मैंने लघु कथाएं लिखी हैं, तो मुझे जवाब मिला कि भाई आपने मुस्लिम को क्यों नायक बनाया, आपको किसी दूसरे को नायक बनाना चाहिए था। मैंने कहा जी बना दूंगी, दूसरे में बना दूंगी, और बना दिया मैंने दूसरे में नायक। दोनों तरफ नायक क्या हैं बात। और होने चाहिए, दोनों तरफ विलेन है, दोनों तरफ नायक है, लेकिन मैंने विलेन कम दिखाया अपने साहित्य में, मैंने नायक ज्यादा दिखाया। क्या मेरे बात। क्या कहानियों में, मेरे लघु कथाओं में एक विलेन नहीं मिलेगा आपको, लता ज्ञानेश्वरी के छोड़कर। क्या बात। बहुत बढ़िया तबस्सुम जी, ये जज्बा, ये सोच, ये अंदाज और ये स्वर की जो दृढ़ता है, यूं ही बनी रहे आपकी। इसी तरह बेबाकी से आपकी आनंद कलम जो है चले। आनंद शर्मा जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि रचनाकार के लिए केवल पाठक ही नहीं, दर्शक भी जरूरी होते हैं, श्रोता भी जरूरी होते हैं। कोई हमारे पास आए कि हम आपकी कहानी का प्रसारण करना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो लगा जैसे कारू का खजाना खुल जाए। कौन रचनाकार नहीं चाहेगा उसकी कहानी रेडियो पे सुनी जाए, कौन रचनाकार नहीं चाहेगा कि उसकी कहानियां को दर्शक भी मिले, उस पर फिल्म बने। हालांकि एक मेरी लघु कथा पर शॉर्ट फिल्म बनी थी, लेकिन वो तकनीकी रूप से इतना अच्छी नहीं थी। एक डायरेक्टर ने कहा कि हम हाजिरा पर फिल्म बनाएंगे, उनका खुले दिल से स्वागत है। तो आनंद शर्मा जी ने बहुत मेहनत की मेरी कहानी पे, और हमेशा मेरी कहानी को सराहा है। वो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहूंगी कि आगे भी भविष्य में वो मेरी कहानी का प्रसारण करें। क्या बात है, बिल्कुल और बिल्कुल, वो उनका। हमेशा हम लोग एक टीम बन के काम करें। जी जी जी। आनंद जी का मैसेज आया था कि उनके यहाँ